हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कहते हो, तो इस वीडियो में हम आपके एनुअल एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कराने वाला हूं और जितने भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे सारे ही आपके एमसीक्यू होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल 20 एमसीक्यू आने हैं। तो इसीलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कि जो आपका डीओई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है चैनल पर। ठीक है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो सैंपल पेपर का वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लेना। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे क्या बोला है, द रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 इज। तो हमसे √2 और √3 के बीच का रैशनल नंबर पूछा है और यहां पर देखिए ये हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए, तो हिंदी मीडियम में ये रहा हमारा क्वेश्चन, √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या है। तो हमसे √2 और √3 के बीच का परिमेय संख्या पूछा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो √2 है तो हमें पता है कि √2 यानी कि √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.41। हालांकि ये हमारा 1.41 एग्जैक्ट नहीं होता √2 की वैल्यू, क्योंकि √2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसका जो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये आगे भी चलता जाएगा। ये होता है हमारा ये इस तरह से 1.41, इसके अलावा 42, इसके अलावा 13, इसी तरह से आगे भी चलता जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम इतना ले रहे हैं, √2 की वैल्यू 1.41। इसी तरह से जो हमें दूसरा दिया है √3, अब √3 जो है इसकी वैल्यू होता है 1.73। इसका भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ये भी हम अप्रोक्स में लिए हैं। अब ये जो 1.41 है और 1.73 है, इन दोनों के बीच जो वैल्यू होगा वही हमारा √2 और √3 के बीच का रैशनल नंबर होगा। तो यहां पर देखिए ये तो हमारा नहीं हो सकता √2 इंटू √3, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि √5 की जो वैल्यू आएगा डेसिमल में वो हमारा इन दोनों से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा। इसके अलावा जो √4 है, √4 की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। डी वाले ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर ये जो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में हमें 6⁻1/4 दिया है। तो 6⁻1/4 यानी कि 6 की घात 1/4, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका मान जब आप निकालोगे तो ये आएगा 1.56 आएगा। अब ये जो 1.56 है ये हमारा इसके और इसके दोनों के ये बीच में आता है, तो इसीलिए यही हमारा जो है 6⁻1/4 ये √2 और √3 के बीच का परिमेय संख्या है। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें हमसे बोला है एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को डैश वृत्त कहा जाता है। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। तो इसको समझिए ध्यान से, जैसे कि यहां पर हमारे पास ये एक सेंटर है, इस सेंटर का ये भी हमारा एक सर्कल है और एक ये भी सर्कल है। तो ये जो दोनों सर्कल हैं उन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। तो इस तरह के जो सर्कल्स होते हैं इनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। हिंदी मीडियम में देखिए ये रहा हमारा संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें बोला है यदि बहुपद ये हमें दिया है का गुणनखंड x+2 है तो k का मान होगा। तो इसमें हमसे k का मान पूछा है, ये रहा इंग्लिश मीडियम में, इफ x+2 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमें दिया है, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसमें हमें वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताना है। अब कैसे बताएंगे हम, देखिए इसके लिए हमें क्या दिया है कि जो x+2 है ये हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 2 का हम जीरोस फाइंड करेंगे, यानी कि शून्य निकालेंगे। तो इसके इक्वल में हमें जीरो लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आया है इसको हम ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले क्या है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के, इसके बाद x और प्लस में क्या है 14 है। तो अब हम जहां जहां इसमें x है वहां वहां पर क्या लेंगे माइनस का 2। तो x स्क्वायर है यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस फिर ये k फिर से x है तो x की जगह पर -2 लेंगे। और मैं आपको जो ये सॉल्यूशन है ना ये मैं आपको रफली करके बता रहा हूं क्योंकि ये सारे जितने क्वेश्चंस है सारे एमसीक्यू हैं। तो आपको एग्जाम में प्रॉपर सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना होता है, आपको सिर्फ जो राइट ऑप्शन होता है उसको टिक करना होता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ राइट ऑप्शन को टिक करना होता है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन नहीं करा रहा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा x की वैल्यू -2 और प्लस में क्या है 14 है और इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे क्योंकि जो x की वैल्यू -2 हमने ये लिखा है ये हमारा क्या है जीरोज है। तो जब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्वल में क्या लिखेंगे 0। अब यहां -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -k का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2k हो जाएगा और प्लस में क्या है 14 इक्वल में 0। अब ये 4 और ये 14 ये हमारा कितना हो जाएगा 14 और 4 18 हो जाएगा। 18 को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा और इधर बचेगा ये वाला यानी कि 2k। अब k की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 18, ये 2 जब इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो -18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 9 आ गया। अब -9 देखिए ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा हिंदी मीडियम में जो पॉलिनोमियल दिया है ना ये आप देख सकते हो ये हमारा पॉलिनोमियल अलग दिया है और इंग्लिश मीडियम में जो है वो यहां पर आप देख सकते हो अलग दिया गया है। तो इसीलिए जो आंसर होगा ना जब आप अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका जब आप x + 2 यहां दिया है तो आप इस तरह से x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में जब आप रखोगे इस बहुपद में तो आपका k की वैल्यू -9 यानी कि -9 नहीं आएगा। ठीक है, आप इस पॉलिनोमियल में k का मान निकालोगे जब x का मान -2 रख करके तो आपका इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉलिनोमियल जो है बहुपद जो है वो हमें गलत दिया हुआ है। तो इसीलिए आप चिंता मत करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका आंसर में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो बहुपद है ये गलत दिया है। आप इंग्लिश मीडियम वाला जो पॉलिनोमियल है ना उसे ही राइट मानना। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पर ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है जैसे जैसे हवा पंप की जाती है एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों घटनाओं में गुब्बारे के सतह क्षेत्र का अनुपात है। तो हमसे अनुपात पूछा है। यहां पर ये रहा द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। द रेशोज ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस आर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है रेशो किसका, सरफेस एरियाज का यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हमें इसमें रेडियाई जो है यानी कि रेडियस वो स्टार्टिंग का 6 सेंटीमीटर और फिर 6 से बढ़ करके 12 सेंटीमीटर हो जाता है, ये हमें दिया है। तो हमसे रेशो पूछा है सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया का रेशो पूछा है तो हम कैसे बताएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। तो हमें जैसे कि पता है कि जो सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो क्या होता है, यहां पर सिर्फ सरफेस एरिया की बात की गई है। तो जब सिर्फ सरफेस एरिया की बात की जाती है तो आपको टोटल सरफेस एरिया मानना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, ये होता है 3
पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्योंकि दो हेमिस्फीयर होंगे तो इसीलिए जो पहला वाला हेमिस्फीयर होगा उसके रेडियस को R1 हम मान लेते हैं। इसके अपॉन में लिखेंगे जो दूसरा वाला हेमिस्फीयर होगा जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हमें बोला है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हम लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर और इसके रेडियस को हम R2 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अपॉन में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें रेशो बताना है तो इसीलिए अपॉन में हमने लिखा है। अब ये 3 पाई से ये 3 पाई कट जाएगा, अब क्या बचा ऊपर R1 का स्क्वायर, तो R1 यानी कि स्टार्टिंग का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो R1 की जगह पर 6 और ये स्क्वायर लिखेंगे अपॉन, यहां पर देखिए R2 है नीचे, तो R2 यानी कि दूसरा जो रेडियस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमें दिया है यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो R2 की जगह पर 12 लिखेंगे और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। अब इसके बाद 6 स्क्वायर है यानी कि 6 इंटू 6 कर सकते हैं, नीचे 12 का स्क्वायर है यानी कि 12 इंटू 12 कर सकते हैं, तो ये 6 1 जा 6 और ये 6 2 जा 12 कट गया, ये 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 कट गया, ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 कट गया। क्या बचा 1/4। 1/4 का मतलब है 1:4, तो 1:4 हमारा आंसर है जो कि ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल OAB 40 डिग्री एंड C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन एंगल ACB इज, तो हमसे एंगल ACB यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमसे पूछा गया है। हिंदी मीडियम में देखिए यहां पर ये रहा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OAB 40 डिग्री और C वृत्त पर एक बिंदु है तो कोण ACB हमसे पूछा है, ये रहा हमारा कोण ACB। अब देखिए इस कोण का मान हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए यहां पर सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा है O से लेकर A तक और ये जो O से लेकर B तक है ये दोनों इस सर्कल की क्या है त्रिज्याएं हैं यानी कि रेडियस हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो OA होगा वो इक्वल होगा OB के, यानी कि OA और OB दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका रीजन भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या हैं रेडियाई हैं। ठीक है, यानी कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आपको पता होगा कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो इसीलिए OA बराबर OB होगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो हमारा यहां OAB ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। जहां पर मेरा एरो जा रहा है वहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में जो हमारा ये OA और ये जो हमारा OB है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। तो आपको पता होगा कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, तो ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, एंगल OAB। तो हमारा एंगल OAB यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल OAB ये इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल OBA के। तो यहां पर लिखेंगे इक्वल में एंगल OBA और ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहां से हमारा क्या होगा कि जो एंगल AOB है यानी कि एंगल AOB ये वाले एंगल को ध्यान से देखो तो ये हमारा कितने डिग्री का आएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान देना थोड़ा कि जो हमारा इसमें ट्रायंगल है ना, ये कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल AOB इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री है, और हमें पता है कि एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज में तीनों जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये और ये हमारा 40 और 40 हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये एंगल
कैसे पता लगाएंगे? ये 40 और 40 80 हो गया, और 180 में से हम इन दोनों को घटा देंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। तो 180 में से इन दोनों को यानी कि 40 और 40 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? एंगल AOB, तो ये बचेगा हमारा 100 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल AOB 100 डिग्री का आ गया। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमारा किसी भी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है? ये जो आप देख रहे हो AB, ये चाप है। इस चाप से ये हमारा केंद्र पर कोण बन रहा है जो कि यहां पर हमने निकाला 100 डिग्री का, और इसी चाप से ये देखिए वृत्त के इस पॉइंट पर यहां पर ये कोण बन रहा है, तो ये हमारा कोण इसका आधा होता है। तो ये अगर हमारा 100 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने का होगा? 50 डिग्री का, जो कि ये रहा A ऑप्शन में। तो इसीलिए इसका A ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, इसमें बोला है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा है? इंग्लिश मीडियम में देखिए, ये रहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस इज विच ऑफ द यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो ये हमारा कौन सा पोस्टुलेट है यूक्लिड का? ये हमारा है पोस्टुलेट 4, जो कि A ऑप्शन में दिया है। ये रहा यूक्लिड्स पोस्टुलेट 4, यानी कि A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 6th क्वेश्चन का। आपको जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, जितने भी एक्सियम्स हैं यूक्लिड्स के, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए 6th का A ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हिंदी मीडियम में भी A ऑप्शन ही करेक्ट है, उसे आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से, इसमें हमसे क्या बोला है कि इफ इन अ पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल देन इट इज अ। तो ये हमारा क्या होगा? जैसे कि देखिए यहां पर ये हमारा जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में हमसे बोला है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। सबसे पहले इसको आप हिंदी मीडियम में देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर हैं तो यह है क्या होगा हमारा? अब देखिए, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसके ये और ये जो है ये दोनों क्या है? ये दोनों डायगोनल्स हैं, यानी कि विकर्ण है। तो जब किसी पैरेललोग्राम में जो दोनों विकर्ण यानी डायगोनल्स होते हैं वो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इतना और ये इतना बराबर होगा और ये इतना और ये इतना बराबर होगा, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा? एक रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये रहा रेक्टेंगल, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखिए मैंने क्या कहा कि जब किसी पैरेललोग्राम में, जब किसी जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो एक आयत होता है। ठीक है, अगर इसमें ये भी होता ना कि जो ये हमारा एक विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करे, यानी कि यहां पर अगर 90 डिग्री का भी एंगल की बात करता तो फिर ये हमारा एक स्क्वायर यानी कि वर्ग होता, लेकिन सिर्फ समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करने की बात कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें हमसे बोला है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 when x equals to -1। तो ये तो बहुत ही इजी है, हमें x की वैल्यू -1 दिया है, इसको हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हिंदी मीडियम में हमारा ये रहा क्वेश्चन, बहुपद ये हमें दिया है का मान क्या होगा जब x बराबर -1 है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन अब करते हैं। तो देखिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमें दिया है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 5x minus 4x square plus 3, और हमें x की वैल्यू -1 दिया है। तो ये सबसे पहले 5 उतारेंगे, फिर यहाँ x है तो x की वैल्यू -1 लिखेंगे, -4 और फिर x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और -1 का मल्टीप्लाई -5, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और प्लस में क्या है 3। अब ये -5 -4 माइनस का 9
और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6, और ये बड़ा जो है इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -6 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिया है। तो इसीलिए 8th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझिए। देखिए हमें पता है कि जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक ये मैंने ग्राफ बनाया, अब इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु होता है। तो इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 0,0 यानी कि 0 0 का इसका कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो पहला होता है नंबर, ये x की वैल्यू होता है और ये दूसरा वाला y की वैल्यू होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पर ये 4 इस ऑप्शन में इक्वेशन दिए गए हैं, तो सब में हम वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में 7y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 7 है सबसे पहले, तो इसीलिए ये 7 और फिर यहाँ पर y है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो y की जगह पे 0 लेंगे, और माइनस में x है तो ये माइनस x की वैल्यू देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, और इक्वल में क्या है, 0 है, तो 7 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस में 0 इक्वल में 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर तो देखिए हमारा दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि पहला जो ए ऑप्शन है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x है तो x की वैल्यू हमारा 0 है, प्लस में y है तो y की वैल्यू भी हमारा 0 है, इक्वल में 0, ये भी हमारा 0 इक्वल 0 हो गया, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। एक बार तीसरे को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे में -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 दिया है, तो सबसे पहले -2x की वैल्यू 0 लेना है, फिर प्लस में y है यानी कि 0 इक्वल 0, -2 का 0 में मल्टीप्लाई, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा 0 इक्वल 0 आ गया। इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमें दिया है -3, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें 0 लेना है, +2 और y की वैल्यू भी 0 लेना है, इक्वल 0, तो ये हमारा 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई, 0 इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि चारों ही ऑप्शन हमारा इसमें सही है। या तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है, नहीं तो ऑप्शंस में गड़बड़ किया गया है, ठीक है। तो वैसे इस क्वेश्चन का हमारा चारों ही ऑप्शन हमारे सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं होगा जिसमें चारों ही ऑप्शन सही दे दे, ये हमारा सैंपल पेपर था इसलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोला है इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ पीएम इज, तो ये रहा हमारा पीएम, इसकी लेंथ हमसे पूछा गया है। देखिए हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को, तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में पीएम की लंबाई होगी, पीएम हमारा ये रहा, इसकी लंबाई हमसे पूछा है। तो इसकी लंबाई हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसको ध्यान से देखिए, त्रिभुज OPL को, ये जो त्रिभुज OPL है इसको ध्यान से देखना। तो इसमें एक तो हमें ये वाला जो है भुजा ये हमें पता है जो कि हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, और एक ये भुजा पता है जो कि 5 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर ये हमारा एक समकोण है, समकोण के सामने ये वाली भुजा है इसीलिए ये कर्ण हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लंब या फिर आधार, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम निकालेंगे, यानी कि PL की लंबाई हम सबसे पहले निकालेंगे। तो PL की लंबाई निकालने के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका यूज हम करेंगे। तो ये हमारा जो OP है ये क्या है, कर्ण है, तो इसीलिए कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो इसीलिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा OP कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, हम इस PL को ले लेते हैं, ये जो PL है ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी PL का स्क्वायर प्लस आधार इसको ले रहे हैं हम यानी कि OL को, तो ये हमारा है 3,
तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे OL का स्क्वायर। अब देखिए OP कितना है, OP है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू PL हमें नहीं पता और प्लस में OL हमारा ये रहा जो कि 3 है यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब इस 9 को इधर लाएंगे तो 25 में से ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 16 बचेगा और इधर क्या बचा हमारा PL का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्वायर और यहाँ पर रूट आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर बच गया PL। अब 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, बराबर में PL। तो PL जो है यानी कि ये हमारा ये 4 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमसे तो इसमें ये जो PM है इसकी लंबाई हमसे पूछा गया है PM, तो ये बताने के लिए हमें ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको पता होगा कि 3 कंडीशन हमें दिखाना होता है। सबसे पहले तो जो हमारा इसमें कोण, यहां पर देखिए ये POL यानी कि ये वाला कोण और कोण POM यानी कि ये वाला कोण, ये हमें बराबर दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए कांटे लगे हुए हैं 2, इसका मतलब है कि दोनों कोण हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा कि कोण POL इक्वल होगा कोण POM के। इसका रीजन हम लिखेंगे ये हमें गिवन है यानी कि हमें ये दिया है। इसके अलावा दूसरी चीज, दोनों ही त्रिभुज में ये जो आप देख रहे हो OP ये क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, यानी कि दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि OP इक्वल्स टू OP होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे ये हमारा कॉमन है। वैसे ये हमें प्रॉपर सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे आपके मन में। इसके अलावा यहां पर देखिए इस त्रिभुज में ये कोण L और इस त्रिभुज में ये कोण M, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमारा हो जाएगा कोण L बराबर कोण M और इसका रीजन हम लिखेंगे ये भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब दोनों ही त्रिभुज में हमने क्या किया कि 3 चीजें 1 2 3 ये 3 कंडीशन हमने दिखा दिया, तो इसीलिए दोनों हमारे जो ये ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कैसे, हमने एक साइड और ये 2 एंगल को हमने इक्वल दिखाया है, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे कि ट्रायंगल जो हमारा ये वाला OPL है, ट्रायंगल OPL ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल ये वाले जो ट्रायंगल है इसका क्या नाम है OPM, तो ट्रायंगल OPM के, और इसका रीजन कैसे हुआ ये ASA यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इसीलिए हमसे क्या पूछा है, PM की वैल्यू पूछा है, तो जो हमारा इसमें ये जो PL है यानी कि PL ये इक्वल हो जाएगा इस PM के जो कि इक्वल किसके होगा 4 सेंटीमीटर के, यानी कि PL हमारा 4 सेंटीमीटर है तो PM जो है ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि यहां पर दोनों इक्वल हैं। इसका रीजन हम देंगे बाय CPCT, ठीक है। CPCT से हमारा ये जो दोनों साइड है ना ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इसीलिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो 4 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है A ऑप्शन में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ये जो A ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें हमसे बोला है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, चौथा कोण हमसे पूछा है। और सबसे पहले इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, 3 angles of a quadrilateral are 75, 90 and 75. The fourth angle is, तो हमसे फोर्थ एंगल पूछा है। अब देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, अब एक क्वाड्रिलेटरल में एक चतुर्भुज में जो ये चारों कोण होते हैं इनका जो सम होता है यानी कि इन चारों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हमसे फोर्थ एंगल चौथा कोण पूछा है तो उसको हम x लेट कर लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला कोण हमें दिया है 75, तो 75 प्लस दूसरा हमारा दिया है 90
प्लस तीसरा हमें दिया है 75 प्लस फोर्थ को हमने x लेट किया है, इन सबके इक्वल में क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। यहां पर रीजन भी आप लिख सकते हैं आगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा MCQ है। तो अब हम इसको और इसको तीनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, तीनों को ऐड करने पर 240 आ जाएगा। प्लस में क्या है x, इक्वल में क्या है 360। अब इस 240 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर x बचेगा, तो 360 में से ये 240 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। तो 120 ये रहा डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इन द गिवन फिगर विच पेयर डू द एंगल POR एंड एंगल ROQ फॉर्म। एंगल POR यानी कि ये वाला जो एंगल है और एंगल जो ROQ यानी कि ये वाला एंगल, ये कौन सा पेयर बना रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये रहा सी ऑप्शन में लीनियर पेयर। हिंदी मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को, दिए गए चित्र में कोण POR और कोण ROQ कौन सा युग्म बनाते हैं, तो ये दोनों हमारे रैखिक युग्म बनाते हैं। आपको पता होगा कि एक सीधी रेखा पर एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर अगर इस तरह से एक रेखा खींची जाए तो ये और ये दोनों मिल करके रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बनाते हैं। ये हमारा इस तरह से भी हो सकता है, ये लाइन इस तरह से भी हो सकती है, तो ये दोनों हमारे मिलकर के लीनियर पेयर बनाते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका हमारा ये रहा रैखिक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसमें बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 22, यहां पर 122 है, 22 और 120 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 122, 22 एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हीरोन फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको s की वैल्यू निकालना होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तीनों जो साइड्स हैं इन सब का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा साइड है 122 प्लस दूसरा है 22 प्लस तीसरा है 120, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको इन तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करने पर 264 आएगा। नीचे क्या है 2। अब 264 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 130। तो ये आ गया s की वैल्यू, लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट s, ब्रैकेट में s माइनस a, इसके बाद s माइनस b और s माइनस c होता है। अब इसमें सबकी वैल्यू लिखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ s है, s की वैल्यू 132 है, तो यहाँ पर 132, फिर ये s है तो s की वैल्यू 132 माइनस a हम फर्स्ट ये जो साइड है ना इसको मानेंगे, तो ये हो जाएगा 122। इसी तरह से दूसरा जो s माइनस b है, तो s तो हमारा 132 है, माइनस b की वैल्यू इसको लेंगे यानी कि 22 को, फिर क्या है s माइनस c, तो s की वैल्यू 132 माइनस c की वैल्यू इसको लेंगे यानी कि 120 को, तो यहां पर नीचे मैं लिख रहा हूं 120। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो देखिए ये 132 को उतारेंगे और 132 माइनस 122 ये बच जाएगा हमारा 10। फिर इसके बाद ये 132 माइनस 22 ये बचेगा 110 यानी 110 और 132 माइनस 120 ये बचेगा 12। अब इसको आगे करेंगे। आगे क्या करते हैं हम कि ये जो आए हैं इनको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं ताकि इनके पेयर बनके और उनको हम रूट से बाहर लिख सकें। तो ये जो 132 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 11 इंटू 12 लिख सकते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर वापस यही आ जाएगा। और ये जो 10 है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं और ये जो 12 है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए ये 11 पेयर बन गया तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ये 12
और ये 12 पेयर बन गया, इसको भी हम एक बार लिखेंगे। और ये 10 और ये 10 इसका भी पेयर बन गया, इसको भी एक बार। तो अब देखिए आगे जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 11, 12 और 10 का, तो क्या आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1320, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। और ये हमें दिया हुआ है, ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x इज। तो हमसे 1 अपॉन x की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए। क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि x बराबर 2 प्लस √3 तो 1 अपॉन x का मान पूछा है। तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या दिया है 2 प्लस √3 और हमसे 1 अपॉन x की वैल्यू पूछा है। तो 1 अपॉन क्या है x है, x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, तो 2 प्लस √3 लिखेंगे x की जगह पर। अब यहां पर नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, रूट में है वैल्यू, तो इसका हम रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करना आप अच्छे से सीख लेना, क्योंकि प्रमेयकरण यानी कि रैशनलाइज करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो अब हम कैसे करते हैं इसका रैशनलाइज। नीचे जो होता है उसका हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 बस साइन चेंज हो जाता है, माइनस आ जाएगा √3 और नीचे भी 2 माइनस √3। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस √3 ही आएगा। और नीचे ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी इसमें लगेगा। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम ये जो है क्वेश्चन इसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर है तो b की वैल्यू √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर जो है 2 माइनस √3, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ -3 बचेगा। तो 4 माइनस 3 यानी 1। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो नीचे जब 1 होता है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती, तो इसीलिए 2 माइनस का √3 यही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक त्रिभुजाकार बगीचे की भुजाएं 90 मीटर, 140 मीटर और 80 मीटर है। बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाई जानी है। यदि दरवाजा खोलने के लिए एक तरफ 5 मीटर चौड़ी जगह छोड़नी है तो 5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत हमसे पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, द ट्रायंगुलर गार्डन हैज साइड 90 मीटर, 140 मीटर एंड 80 मीटर। अ फेंस इज टू बी put all around the garden. What will be the total cost of fencing at the rate of rupees 15 per meter if a 5 meter wide space is to be left on the one side for gate opening? तो ये हमें गार्डन दिया है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों जो साइड्स हमें दिया है ना उनका सम कर देंगे। तो पहला हमें दिया है 90 प्लस दूसरा हमें दिया है 80 प्लस ये जो तीसरा है 140 हमें दिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है कि ये जो हमारा गार्डन है बगीचा, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है यानी कि फेंसिंग करनी है। तो इसके लिए हमें जो रेट दिया हुआ है वो 15 पर मीटर हमें रेट दिया है। तो हमें बाड़ लगाने के लिए टोटल कितना खर्चा होगा, कितना लागत आएगा वो बताना है। और एक और चीज है कि जो गेट होगा, गेट जो है वो 5 मीटर का है, तो गेट पर तो बाड़ नहीं लगेगा, यानी कि गेट के पास बाड़ लगेगा तो लोग अंदर बाहर कैसे आएंगे जाएंगे, तो इसीलिए 5 मीटर हमें छोड़ देना है। तो हम सबसे पहले ना पेरीमीटर निकाल के उसमें से 5 जो है 5 मीटर वो माइनस कर देंगे। तो 90, 80 और 140 इनका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, इन सबका सम करने पर आ जाएगा 310, ठीक है। तो 310 ही आएगा। ये 9 और 8 17 और 4 21, 21 का 1 हासिल 2,
1 और 2 हासिल 3, यानी कि सही है, ये 310 ही आएगा। अब 310 जो आया है ना, इसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो गेट वाला है 5 मीटर वो हम माइनस कर रहे हैं, तो 305 बचेगा। अब ये जो है ये तो पेरीमीटर हो गया। अब इसमें हम जो रेट हमें दिया है 15, यहां पर आप देख सकते हैं 15 पर मीटर, ये हमें रेट दिया है। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो कॉस्ट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 305 और 15 का मल्टीप्लाई करने पे ये जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 4575, यानी कि 4575 रुपीज इतना लागत आएगा। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है वो तो मैंने आपको बताया नहीं, राइट ऑप्शन कौन सा है, 4575, ये रहा हमारा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि द लीनियर इक्वेशन, ये हमें दिया है हैज, तो इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। सबसे पहले इसको आप हिंदी मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि रैखिक समीकरण ये हमें दिया है कि हल हैं, कितने हल होंगे। तो जो हमें ये इक्वेशन दिया है, जो हमें समीकरण दिया है 3x - 11y = 10, तो इस इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा कि x की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगा, या फिर y की वैल्यू कुछ भी आप लेट कर लो और इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यानी कि x या फिर y की वैल्यू आप कुछ भी लेट करोगे तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपके आ सकते हैं। तो इसमें ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल इस इक्वेशन के, इस रैखिक समीकरण के होंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा अगर टाइम मिला तो, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। तो इसीलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है, और उनकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना मैंने, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना अच्छे से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।